चलो बच्चे लोग, आज हम लोग का टॉपिक है गे-लुसेक लॉ। गे-लुसेक लॉ क्या होता है, आइए इस पे बात करते हैं। देखिए, एट कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर ए गिवन गैस, at constant volume for a given gas, for a given amount of gas लिख दो। for a given amount of gas, comma, the pressure directly proportional to the absolute temperature, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट रहा, ठीक है, अगर मान लो आप किसी वेसल में रिएक्शन करा रहे हो और उसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो जो प्रेशर होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टेम्परेचर के, यानी कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर। अगर गैस के वॉल्यूम हम लोग फिक्स कर दे तब, अब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने के बाद ही प्रेशर बढ़ सकता है। ये किसका कहना था? ये गेल-लुसेक लॉ का कहना था। चलो बच्चों, यहां लिख देना एट कांस्टेंट वॉल्यूम। अब टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तब जाके बॉडी की प्रेशर इंक्रीज होती है, या फिर हम लोग अपोजिट भी कह सकते हैं, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो फिर प्रेशर बढ़ रहा होगा उस कंडीशन में। अब यहां देखो कि प्रोपोर्शन हटाएंगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा KT और P बाई T इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट, यानी प्रेशर बाई टेम्परेचर का रेशियो हो जाता है कांस्टेंट, और इसी को हम लोग गेल-लुसेक लॉ कहते हैं। P बाई T का रेशियो हमेशा कांस्टेंट होता है गेल-लुसेक लॉ के अंदर। तो अगर हम लोग मान लो किन्हीं दो केसेस के ऊपर बात करें, पहले हमारे पास मान लो कोई गैसेस था, ठीक है, केस फर्स्ट अगर हम करें, मान लो कि हमारे पास इनिशियल कोई गैस था जिसका प्रेशर P1 था और टेम्परेचर T1 था, और हमने क्या किया, हमने प्रेशर को चेंज कर दिया, या फिर हमने मान लो टेम्परेचर को चेंज कर दिया, मान लो कि टेम्परेचर को T1 से T2 कर दिया, तो जाहिर सी बात है वहां पर जो प्रेशर होगा अब कुछ ज्यादा ऑक्यूपाई हो रहा होगा, तो वहां पर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, P1 से P2 हो जाएगा। लेकिन मुझे पता है कि P1 बटे में T1 का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट ही होगा, और P2 बाई T2 का, क्योंकि P बाई T का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट निकलेगा, तो P1 बाई T1 भी कांस्टेंट होगा, P2 बाई T2 भी कांस्टेंट होगा, इसलिए दोनों का रेशियो जो होगा वो भी हमेशा कांस्टेंट होगा। ये है आपके पास गेल-लुसेक लॉ से फॉर्मूला। यानी कि अगर आपके पास कोई कांस्टेंट वॉल्यूम है, कांस्टेंट वॉल्यूम गिवन है, वॉल्यूम अगर चेंज नहीं हो रही होगी तो प्रेशर बढ़ने के पीछे मेन रीजन होगा टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, टेम्परेचर के बढ़ने से ही क्या होगा, आपके मॉलिक्यूल के बीच में प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में एनर्जी ज्यादा लग, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ाने से, वहां पर क्या होंगे, एक दूसरे से कॉलिजन होगा, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर ज्यादा अप्लाई कर रहे होंगे मॉलिक्यूल्स, यानी प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होगा। प्रोपोर्शनल ना होगे तो P इज इक्वल टू KT लिखोगे, और P बाई T का रेशियो जो होगा वो कांस्टेंट होगा। और कोई दो कंडीशन पे बात करें, P1 बाई T1 की वैल्यू कांस्टेंट होती है बाई P2 T2 के। चलो यहां तक सब लोग नोट कर लिए। अच्छा फिर से देखो ध्यान से, यहाँ पर कह रहा है कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, मतलब ये गेल, जैसे कि हर लोग अपने साइंटिस्ट का अलग अलग कहना था, बॉयल्स लैब लिए थे तो वहां पर क्या कांस्टेंट था, वहां प्रेशर कांस्टेंट था, सॉरी बॉयल्स लैब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, चार्ल्स लैब लिए थे तो वहां पर प्रेशर कांस्टेंट था। अब यहाँ पे गेल-लुसेक लॉ पे है, तो इसमें कहा जा रहा है कि अगर आप मान लो कि कांस्टेंट वॉल्यूम कर दो, मतलब वॉल्यूम को अब चेंज नहीं करना, वॉल्यूम को फिक्स कर दो। वॉल्यूम को अगर हम लोग मान लो किसी कंटेनर के वॉल्यूम को फिक्स कर दें, मान लो हमारे पास वॉल्यूम इतना ही है, तो वॉल्यूम को अगर हम फिक्स कर दे तो अब हमारे पास क्या रहा है कि अब इधर जो गैसेस मॉलिक्यूल्स हैं, अब उनमें क्या होगा कि आप टेम्परेचर जब बढ़ाओगे, उनके जो टेम्परेचर को आप इंक्रीज करोगे, तो जाके उनके बीच का जो प्रेशर होगा वो ज्यादा लगेगा। क्योंकि अभी जो मान लो मॉलिक्यूल अभी रेस्ट पे है, आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ेगी, अब उस एनर्जी की वजह से क्या होगा, अभी ज्यादा मॉलिक्यूल एक दूसरे के ऊपर प्रेशर लगा रहेंगे, ज्यादा वॉल ऑफ कंटेनर के ऊपर ज्यादा स्ट्राइक करेंगे तेजी से, क्योंकि एनर्जी बढ़ चुकी है तो उस समय प्रेशर भी ज्यादा ऑक्यूपाई होगा।
तो इसका मतलब है कि अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट करके प्रेशर को बढ़ाया जा सकता है, तो कब वो टेम्परेचर को इंक्रीज कराने से प्रेशर बढ़ाया जा सकता है। तो यही गेल-लेविक लॉ का कहना था। वॉल्यूम अगर कांस्टेंट रहेगा तो प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल होता है, टेम्परेचर के, ठीक है। और प्रोपोर्शनल आएंगे तो क्या लिखेंगे, केटी लिखेंगे। और ये पी बाई टी का जब रेशियो निकालोगे तो के बचेगा, के को तो कांस्टेंट हम लोग बोले थे, तो पी बाई टी इज इक्वल टू कांस्टेंट। फर्स्ट केसेस की अगर हम अंदर बात करें, मान लो कि मेरे पास कोई कंटेनर था जिसका प्रेशर P1 था और टेम्परेचर T1 था। मैंने टेम्परेचर को T1 से T2 इंक्रीज करा दिया, ठीक है। मान लो T1 से T2 चेंज कर दिए, तो जाहिर सी बात है आपने टेम्परेचर को चेंज किया तो कुछ ना कुछ उसका प्रेशर भी चेंज रहा होगा। तो प्रेशर को मैंने मान लिया P2, लेकिन P बाई टी प्रेशर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर ही बढ़ेगा, लेकिन दोनों का रेशियो जो होगा हमेशा सेम ही निकलेगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। तो P1 बाई T1 का वैल्यू उतना ही होगा जितना P2 बाई T2 का वैल्यू होगा। तो इसलिए दोनों का रेशियो कांस्टेंट होता है और यहां से ये फॉर्मूला हमारा निकलता है। समझ में आया ये पूरा? ओके, चलो इसका हम क्या करते हैं, ग्राफ खींचते हैं गेल-लेविक लॉ। देखो बच्चे लोग, ग्राफ हमको लेना है प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। यहां पर P ले लो प्रेशर और यहाँ पे टेम्परेचर ले लीजिए। अब देखो प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो ग्राफ निकलेगा, सिर्फ दोनों के बीच का जो रिलेशन था वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो रिलेशन निकलता है वो एक स्ट्रेट लाइन का रिलेशन होता है। और कांस्टेंट वॉल्यूम पर कोई भी ग्राफ को अगर ऑब्टेंड किया गया उसको आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो ये हमारा कुछ ग्राफ होगा प्रेशर और टेम्परेचर के बीच का ग्राफ। और भी हम लोग यहाँ पर अलग अलग ग्राफ को कंसीडर कर सकते हैं। जैसे मान लो कि ये तो फर्स्ट ग्राफ हुआ, P इज इक्वल टू KT का ग्राफ हुआ। क्यों यहाँ पर ऐसा ग्राफ अगर जानना चाहते हो क्यों है, क्योंकि y इज इक्वल टू देखो mx प्लस c जैसा दिख रहा है, जिसपे c की वैल्यू 0 है, मतलब y एक्सिस जो है 0 पे इंटरसेप्ट, ओरिजिन पे इंटरसेप्ट कर रही है। और ये जो लाइन आपके पास है स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि ओरिजिन से पास होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर c की वैल्यू 0, इसलिए ओरिजिन से पास होगा। स्लोप क्या है इसकी है, तो इस कंडीशन में स्लोप को चेक करोगे तो यहाँ पर k है, तो यहाँ पर भी आप स्लोप निकाल सकते हैं। इसकी स्लोप k होगी। ये आइसोकोर होता है। आइसोकोर कोई भी प्रोसेस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम पे ऑपरेट करते हैं तो उसको आइसोकोर बोलते हैं, ISOCHOR। हो गया बच्चे लोग यहां तक? चलो साफ होते यहां तक हो गया, आगे बढ़े। देखो एक दूसरा ग्राफ तुम लोग को ड्रॉ करना दिखा है। सपोज करो कि तुम्हारे पास इस बार प्रेशर P बाई टी है, प्रेशर नहीं P बाई टी का एक रेशियो दी हुई है, और यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर सिर्फ T है। और आपसे कहा गया कि इसके बीच का ग्राफ खींचो, P बाई टी और T के बीच का ग्राफ खींचिए। अब तो पहले तो आपको पता है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर और P इज इक्वल टू होता है KT, और P बाई टी का जो वैल्यू होता है वो कांस्टेंट होता है, वो चेंज नहीं होता है। टेम्परेचर चाहे कुछ भी बढ़ा लो, P बाई टी का मान एक ही निकलने वाला है। जब P बाई टी का वैल्यू कांस्टेंट है, वैसे मान लो कि y इज इक्वल टू मान लो 4 आ गया, मान लो y इज इक्वल टू 4 है, आपके पास कोई इक्वेशन है। अगर हम पूछेंगे कि x का मान 2 होगा तो y का वैल्यू कितना होगा, क्या फर्क पड़ेगा? आपके इक्वेशन में कहीं x थोड़ी ना है, x रहेगा तब ना x का वैल्यू पुट करके y का मान बताएंगे। इसमें तो x ही नहीं है, तो इसका मतलब है कि आप x की वैल्यू कुछ भी रख लो, y की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, y की वैल्यू चेंज नहीं होगी। सेम कंडीशन देखो यहाँ पर P बाई टी का जो रेशियो है वो कांस्टेंट है, तो अब चाहे टेम्परेचर आप कितना भी बढ़ा लो, P बाई टी का रेशियो जो होगा वो हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब वो एक ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो आपका ग्राफ कुछ इस हिसाब से बनेगा, ये पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा। आप टेम्परेचर चाहे कितना भी चेंज कर ले, वैल्यू देखो y का यही रहेगा। ये हमारा हो गया सेकेंड ग्राफ। समझ में आया बच्चे लोग ये ग्राफ? ठीक है। अब देखो एक ग्राफ तुम लोग को और दिखा रहा है।
मान लो कि मेरे पास इस बार P और T मल्टीप्लाई में है और यहां पर आपको मिल गया T²। और कहा जाए कि दोनों के बीच का कैसा होगा रिलेशन, तो पहले तो आप लिखोगे P इज इक्वल टू होता है KT और PT लाने के लिए दोनों तरफ T से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो PT इज इक्वल टू KT²। अब ये कैसा दिख रहा है, ये y एक्सिस पर है तो y इज इक्वल टू mx प्लस c लिखोगे। c 0 है मतलब ओरिजिन से जा रहा है, इसका x एक्सिस पे t² है तो x एक्सिस पे t² दिख रहा है, स्लोप हो गया k और ये होता है स्ट्रेट लाइन जो कि ओरिजिन से पास होता है। इसका ग्राफ फिर ऐसे आ जाएगा। और एक और देखो लास्ट, अगर मान लो कि यहां पर दे दिया गया प्रेशर और यहां पर दे दिया गया 1/टेम्परेचर, ये दोनों में कैसा रिलेशन होगा, तो देखो P इज इक्वल टू होता है KT, सबको पता है। अब मुझे T नहीं चाहिए, मुझे 1/T चाहिए। 1/T का रिलेशन देखना है तो यहां पर K लिखो, T को देखो तो इतना लिख सकते हैं 1/T, क्योंकि T जाएगा तो ऊपर फिर तो ये हो ही जाएगा। तो यहां देख के बताओ तो P और इसमें रिलेशन क्या है, एक ऊपर में और एक नीचे में है, इनवर्सली रिलेशन है। और इनवर्सली रिलेशन का क्या होता है, एक की वैल्यू बढ़ती है दूसरे की वैल्यू कम हो जाती है। तो इसका मतलब है कि इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से कर्व जैसा है, ये कर्व बना लो। P की वैल्यू अगर ज्यादा होगा तो देखो T का वैल्यू कम दिख रहा है, यहाँ पर देखोगे P का वैल्यू कम है तो देखो T का वैल्यू यहाँ बढ़ रहा है। तो ये जो कर्व निकल के आता है वो किसका होता है, वो आपके पास एक P और 1/T के बीच के रिलेशन का होता है। इस तरह से हमारा एवोगाड्रो लॉ कंप्लीट हो गया। एवोगाड्रो लॉ कह रहे हैं ये गेल-लुसाक लॉ।